हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा कि हमने आपको धीरे धीरे 2 चैप्टर फिनिश करा दिए क्लास 10th के। क्योंकि देखो, मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन के बाद जब भी स्कूल ओपन होंगे आपकी पढ़ाई जो होगी वो कंटिन्यू स्टार्ट होती रहेगी। वहाँ पे कोई आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलना है, या फिर कोई आप ये मत सोच के चलना कि आपके कोई चैप्टर कुछ स्किप हो जाएंगे। आपके कंटिन्यू आपकी टीचर आपको कोर्स कराती रहेगी, आपका सिलेबस कंटिन्यू लेके चलेगी और वो बहुत स्पीडली लेके चलेंगी। तो वहाँ पे क्या होगा कि कभी कभार आप स्कूल में ना कुछ कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर आप जल्दबाजी में नहीं सीख पाओगे। तो मेरा मेन एम ये है कि आपको क्लास 10th के जितने भी चैप्टर मैं करा रहा हूँ आप उनको बेसिकली बहुत अच्छे से सीरियस होके, बिल्कुल सीरियस हो जाओ और सीरियस होके आप ये चैप्टर्स यहाँ से समझ के अपनी नोटबुक में कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि देखो, 10th क्लास है आपकी, मेरा पूरा फोकस 10th क्लास पे है कि आप, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और बोर्ड में कोई चैप्टर कभी स्किप नहीं होता, कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। तो क्यों आप अपनी पढ़ाई को वेस्ट कर रहे हो? आप बिल्कुल सीरियस होकर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप इन वे से करते रहो। मेन एम मेरा ये है। तो आज बात करते हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 14 है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। देखो, क्लास 9th में ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप वहाँ भी 14 चैप्टर ही था, चैप्टर नंबर 14 ही है। तो वहाँ स्टैट्स में आपने सिर्फ क्या सीखा था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ आपने डाटा को एनालाइज करना सीखा होगा। बट 10th क्लास में टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। देयर आर 7 मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप ये मेन कॉन्सेप्ट करते हो, 7 टॉपिक्स को अगर आप क्लियर करते हो, इट मीन्स ये चैप्टर आपका 10th क्लास में परफेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में स्टैट्स में। हम सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैट्स पढ़ेंगे, क्या मीनिंग होता है स्टैट्स का। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है कि आपने 9th में भी पढ़ा था, बट वो एंड में पढ़ा था, 14.4 के लिए पढ़ा था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पढ़ना है। तो यानी कि इट मीन्स कह सकता हूँ मैं कि आपने जहाँ 9th में ये चैप्टर फिनिश किया था वहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 10th में। ठीक है, उसके बाद है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मीन। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन के अंदर हम मैथड्स टू फाइंड मीन निकालना सीखेंगे। किस तरीके से 2 फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है या 1 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो वहाँ से कैसे वो फ्रीक्वेंसीज फाइंड होंगी, वो सब कुछ सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट में। फिर इसी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मोड है। मोड आपका 9th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं वो आप पुराना वाला तरीका मत सोचना। कॉन्सेप्ट ऑफ फिर मीडियन है आपका, मीडियन भी बिल्कुल मीन के जैसा ही मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। उसके बाद आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है आपका ओजाइव या ओगिव। यही बनाना आपने बस सीखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं आपको ये 3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये 3 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी 3 एक्सरसाइज गिवन है। 14.1 बेस्ड ऑन मीन, 14.2 विच इज़ बेस्ड ऑन मोड, 14.3 विच इज़ बेस्ड ऑन मीडियन। इन 3 टॉपिक को सीखते हो तो आपकी 3 एक्सरसाइज भी कवर अप हो जाएंगी। और लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 14.4। तो इस तरीके से हम लास्ट के जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उससे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इन तीनों टॉपिक को मैंने मेन इसलिए बोला है क्योंकि आप इन तीनों टॉपिक में इस बार 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ोगे ग्रुप डेटा के बारे में। ये बात आपके माइंड में पहले ही क्लास में क्लियर हो जाना चाहिए कि इस बार 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डाटा के बारे में ही पढ़ेंगे हम। अब ये ग्रुप डाटा क्या होता है और क्या मीनिंग है, ये सब अब आप आगे देखो इनके कॉन्सेप्ट के मीनिंग्स में। अब आप देखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ स्टैट्स। मीनिंग ऑफ स्टैट्स, देखो मीनिंग ऑफ स्टैट्स का मतलब क्या है, जैसे आपने 9th क्लास से देखा होगा कि डेटास को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा। मैं यहाँ पे एक वर्ड भी क्लियर करूँगा अभी कि न्यूमेरिकल डेटा को हम एनालाइज करना इसमें इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं
कि इट इज़ अ मैथड ऑफ एनालाइजिंग द न्यूमेरिकल डेटा। देखो न्यूमेरिकल वर्ड इसलिए रिप्रेजेंट किया है मैंने, लिखा है यहाँ पे कि न्यूमेरिकल मीन्स ये स्टैट जो होती है वो नंबर पे बेस्ड होती है। आपके नंबर वाली मैथ्स का हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस किस तरीके से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में स्टैट्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीनिंग ऑफ स्टैट्स। अब न्यूमेरिकल डेटा की बात करिए, एग्जांपल के लिए जैसे कोई डेटा दे रखा है, मान लो 12, 15, 16 और 8, 7, 6, ये आपके नंबर फॉर्म में हैं। सपोज दैट मैं ये कह दूं आपके पास ये 6 बच्चों के 20 में से मार्क्स हैं, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया। एक डाटा हमने कलेक्ट किया है, क्या मार्क्स का डेटा हमने रखा है, कितने बच्चों का, 6 स्टूडेंट्स का हमने एक डाटा क्रिएट किया है कि एक बच्चे के 20 में से कितने 12 आए, एक के 15, एक के 16, एक का 8, एक के 7, एक के 6। और इस तरीके से हमने स्टैट्स के अंदर थोड़ा बहुत एनालाइजिंग में हमने शुरू में क्या क्या पढ़ा होगा कि कैसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, किस तरीके से यहाँ से हम लोग रेंज निकालते हैं, रेंज भी आपने सीखा होगा। तो ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में मैं डिटेल में पढ़ाने ही वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये आपका ना 7 मार्क्स का बोर्ड में चैप्टर आता है। तो अपने आप में एक चैप्टर 7 मार्क्स बहुत बड़ी बात है, तो बहुत सीरियस होकर पढ़ना है इस चैप्टर को। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेवल पे, सेकेंड कॉन्सेप्ट पे। क्या था हमारा कि टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा के जो टाइप्स हैं वो मैं अब आपको बता दूं कि वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा अनग्रुप्ड, ठीक है, अनग्रुप्ड डाटा। और दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा। ठीक है, अब ये जो अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है, होता क्या है ये, कि सिर्फ नाम से देखने से थोड़ा ना होता है। इनके एग्जाम्पल देखो पहले आप। अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, मीन्स न्यूमेरिकल डाटा, आपके कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जैसे 5, 6, 18, 17, 1, इस तरीके के जो नंबर जो कॉमास के फॉर्म में होते हैं, जो कॉमा लगा लगा के लिखे होते हैं, वो सब आपके किस में आते हैं, अनग्रुप डेटा में, क्योंकि इनका कोई ग्रुप है ही नहीं। जब इनका कोई ग्रुप नहीं है, इट मीन्स वी कैन से दैट कि क्या ये हमारे अनग्रुप डेटा है। अब ठीक इस तरीके से ग्रुप डाटा की बात करते हैं। देखो ग्रुप डाटा को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, ग्रुप का मतलब क्या है कि कुछ इसमें ग्रुप क्रिएट किए गए होंगे। तो ग्रुप डेटा के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना कि ग्रुप डेटा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अनग्रुप्ड आपका एक ही टाइप का होता है, और 9th क्लास में आपने सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड ही पढ़ा है, ग्रुप डेटा आपने 9th में नहीं पढ़ा है। और 10th क्लास मैंने अभी लिख दिया है कि 10th क्लास में सिर्फ आपने ग्रुप डाटा पढ़ना है। तो ग्रुप डेटा की कैटेगरीज को जरा ध्यान से फोकस करना आप यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ग्रुप डाटा जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, और एक होता है आपका डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है और डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है। देखो जब भी आपके डेटा इस तरीके की ग्रुपिंग के फॉर्म में दे रखे हों, जस्ट लाइक इसको हम CI बोल देते हैं, और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं विच इज़ डिनोटेड बाय F। तो CI यानी कि क्लास इंटरवल, यानी कि 0 से 10, 10 से मैं 20 लिख दूं, और 20 से 30, और इस तरीके से 30 से 40, और 40 से 50। इस तरीके का अगर मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ आपको, और इनकी फ्रीक्वेंसीज मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जस्ट लाइक 2, 3, 7, 9 और 8, ये इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख ली है। तो इस टाइप के डाटा को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्यों बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्योंकि देखो इनके जो क्लास इंटरवल्स हैं, पहली बात जहां ये खत्म हो रहा है फर्स्ट क्लास इंटरवल, सेकंड इंटरवल आपका वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस वो कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है। देखो जहां खत्म 0 से 10, 10 से 20, तो 10 पे खत्म, 10 से शुरू, 10 से 20 में 20 पे खत्म, तो 20 से शुरू। इट मींस ये कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। अब डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है वो देख लो आप। डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है वो आपकी वो ये होती है, इसमें भी आपके क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज होती हैं। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। इसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज करो आपके पास है 1 से लेके 5, ठीक है। अब आपको पता है 4 का गैप है, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट सीरीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, 6 से 10, फिर 11 से आपका
15 और फिर आपका 16 से 20। अब आप ज़रा ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ मैंने क्यों इसको बोला हुआ है। इसकी फ्रिक्वेंसीज कुछ लेट कर लेते हैं। सपोज दैट ये 12 हो गया, ये 8 है, ये 7 है और ये 3 है, ठीक है। अब इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ क्यों बोलते हैं? देखो 1 से 5 तो जहाँ ख़त्म वहीं से शुरुआत तो नहीं हो रही है ना, यानी कि कंटिन्यू ऑर्डर में नहीं है ये, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ बोलते हैं कि गैप तो सेम होते हैं इनके, जो इंटरवल्स आएगा इनका वो तो बिल्कुल सेम होगा, बट जहाँ ख़त्म वहीं से शुरुआत नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ बोलते हैं। अब देखो एक और बात यहाँ से, जब भी कोई भी आप क्लास इंटरवल लिखते हो बच्चों, कोई भी क्लास इंटरवल लिखते हो, सपोज दैट आपने एक क्लास इंटरवल लिखा 0 से 10, ठीक है। इस क्लास इंटरवल के अंदर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट लेफ्ट साइड वाली जो नंबर होती है उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो आपका राइट साइड में जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। ये बातें मैंने अभी आपको क्लियर इसलिए करी है क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए कि अगर मैंने 0 to 10 लिखा है तो 0 को हम लोअर बोलेंगे और 10 को अपर बोलेंगे। अगर मैंने 1 to 5 लिखा है तो 1 आपका लोअर और 5 आपका अपर। ये लिमिट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब बाकी लिमिट में और आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको मैं आगे क्लास में बताता रहूँगा। अब आगे इस चैप्टर में हम अपने थर्ड लेवल को लेते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट को, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, देखो सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 9th में भी मैंने आपको बताया होगा और 10th क्लास में बस ये है कि काफ़ी वाइड लेवल पे आपने पढ़ना है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ने से पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी टाइप के डाटा को बहुत बड़े लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एनालाइज करना, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, सेंट्रल लेवल पे एनालाइज करना। तो किसी भी डाटा को एनालाइज करते समय ना हम लोग 3 चीज़ें निकालते हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं और वही इसके पार्ट्स हैं। वो 3 चीज़ें होती हैं आपकी फर्स्ट मीन, फिर आता है आपका मोड और फिर आता है आपका मीडियन। तो मतलब कि अगर एनालाइज करना है सेंट्रल टेंडेंसी को, कोई भी कंट्री करेगी तो इन्हीं 3 चीज़ों को निकाल के ही वो डेटा को देखेगी कि किस तरीके से कोई वैल्यू या कोई चीज़ में हम आगे हैं या पीछे हैं, कंपैरिजन करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी से ही रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लिखवाने जा रहा हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल टेंडेंसी या रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि या तो आपसे बोला जाएगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है मीन, मीडियन, मोड का, या रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड क्या होता है, तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका एक रिलेशन भी होता है और आपका एक फॉर्मूला भी होता है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये इस पे बेस्ड आपका ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। स्टार लगा देता हूँ मैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको नोट डाउन करो आप। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,